अब तुम लोग ले लो हुमायूं के बारे में। हुमायूं पढ़ लिया था, फटाफट रिवीजन कर लो। हुमायूं का जन्म कब है? 1500। बदखशां की सूबेदारी 1520। आगरा आगमन 29। राज्याभिषेक 30। 1532 में 3 जंग जीता है। कौन कौन? चुनार, दोहरिया, कालिंजर। 33 में दीनपनाह का निर्माण। 34 में चित्तौड़ और मिर्जा बंदूक। 35 में सहारनपुर। 39 में हो गया चौसा। 40 में हो गया बिलग्राम उर्फ कन्नौज। भागना पड़ा, ये निर्णायक जंग में हारता है। 41 के बाद 41 में शादी। 42 में अकबर का जन्म। 55 में मछुआरा और सरहिंद। 56 में दीनपनाह की सीढ़ियों से गिरने के कारण मृत्यु। डन है यहाँ तक? तुम लोगों ने ये देखा कि हुमायूं के कालखंड में राजनीतिक उठापटक का दौर चला। 1530 में जिस सत्ता को प्राप्त किया था वो सत्ता उसके पास 10 साल तक अर्थात 1540 तक बना रहा। 40 के बाद उसको भारत से पलायन कर जाना पड़ा। और भारत से पलायन करके वो कहाँ गया? तो भारत से पलायन कर वो सिंध को जाता है। सिंध के शासक ताहम अस्पा से मुलाकात होती है और ताहम अस्पा से उस सैन्य सहायता मांगता है। और वही सैन्य सहायता मांगता है। सैन्य सहायता 2 शर्तों पर देता है। नंबर 1 कि तुम शिया हो, सुन्नी हो, शिया स्वीकार करो और काबुल जीतकर दो। इन दोनों शर्तों को तात्कालिक रूप से वो मान लेता है। भारत की सरजमी पर फिर से 15 साल बाद उसकी वापसी होती है और सत्ता को वो प्राप्त करने में सफलीभूत होता है। लेकिन सत्ता के सुख का रसास्वादन वो ज़्यादा दिन कर न सका। दीनपनाह की सीढ़ियों से गिरकर 1556 में हो जाती है उसकी मृत्यु। और उसी की मृत्यु पर लेनपुल ने कहा था कि ताउम्र गिरते पड़ते जीवन जिया भी और गिरते पड़ते वो मरा भी। ये स्टेटमेंट है। अब आ गया, सत्ता तो मिल चुकी है, दिल्ली के तख्त पर उसका अधिकार हो चुका था। तो अब जो आता है कि अब उसका उत्तराधिकारी कौन होगा। तुम जान रहे हो कि अकबर का जन्म है कब? तो अकबर का जन्म है 1542 में। अभी टॉपिक हम लोग देख रहे हैं किसको? बस स्टोरी सुन लो, रटा जाएगा। जन्म है कब? जन्म है कब? 1542 में बंदा जन्मा है। बाप की मृत्यु है 1556 में। हुमायूं मरा है कब? 1556 में। तो इसकी उम्र हो गई कितने साल? 14-15 साल की अवस्था है, हाँ या ना? अब बतलाओ कि 14-15 साल का बंदा क्या कोई प्रशासन के काम को कर पाएगा? अरे बाप तो अभी अभी सत्ता दिल्ली के तख्त पर वापस लौटा ही था। अगर साम्राज्य को व्यवस्थित कर देता, टोटल शासन की गतिविधियों को सुदृढ़ कर दिया होता तो कहीं कोई लफड़ा नहीं था। जैसे कोई दुकान तुमको मिला, बाबूजी एकदम वेल एस्टेब्लिश्ड करके चले गए, तुमको काउंटरें संभालना है। अगर राजा है तो राजा सैन्य तंत्र को स्टेबल कर दिया, वित्त प्रणाली को स्टेबल कर दिया कि टैक्स कहाँ से आएगा, कितना आएगा, कौन अधिकारी क्या काम को देखेगा। मतलब उस कंडीशन में अगर राजा बोका भी होगा तो साम्राज्य संचालित हो जाएगा ना। और अभी 1555 में रिटर्न आया ही था और 56 में दीनपनाह की सीढ़ियों से गिरने के कारण हो जाती है मृत्यु। और दिल्ली की तख्त पर सबों की निगाहें टिकी थी। भारत के उन तमाम शासकों को, जैसे हेमू वगैरह जो शासक था, उसको लगता था कि दिल्ली हमारी है, दिल्ली पर अधिकार मेरा होना चाहिए। लेकिन इन लोगों के पास अस्त्र हथियार, गोला बारूद, ये सब जबरदस्त पैमाने पर था। इसलिए भारत के क्षेत्रीय शासक तात्कालिक रूप से हिम्मत नहीं जुटा पाते थे कि हम हुमायूं के साथ जंग लड़ लें। 1556 में जैसे ही हुमायूं की मृत्यु हुई, उस वक्त अकबर था कहाँ पे? अकबर उस वक्त आधुनिक पंजाब के गुरदासपुर के कलानौर में था। कहाँ जगह बोल रहे हैं? कलानौर। क्या बोल रहे हैं? जोर से बोलो, प्यार से बोलो, दिल से बोलो। कलानौर में था। कहाँ? आगरा है यारा। और कहाँ? पंजाब का गुरदासपुर जिले का कलानौर है। और इसी अकबर के साथ है कौन? बैरम खां। कौन है? कौन है? कौन है? कहाँ है? कलानौर में। कहाँ है? कहाँ है? कलानौर में। कलानौर में बैरम खां और अकबर है। ये जो मरा, दीनपनाह की सीढ़ियों से गिरा, तो ये जो गिरा इसके लिए एकदम दूरगामी संदेशवाहक भेजा गया और उस संदेशवाहक का नाम था शेख जूली।
क्या नाम बोल रहे हैं? फिर से बोलो, क्या नाम है? नाम क्या है? ये शेख जूली को भेजा जाता है मैसेंजर के रूप में कि जाओ और जाकर के खबर सुनाओ। लेकिन पीछे पीछे उसका एक और दूरगामी संदेशवाहक भेजा गया जिसने जाके ये सुनाया कि हुमायूं मर चुका है। कौन मर चुका है? अब हुमायूं मर चुका है। अब समझ में नहीं आ रहा है बैरम खां को कि इन परिस्थितियों में मैं क्या करूं। पिता की मृत्यु का मातम मनाऊं या अकबर के राज्याभिषेक का जश्न मनाऊं। तो बड़ा ही सादगीपूर्ण तरीके से मातम पुरोसी का काम किया गया। और मातम पुरोसी का काम करने के बाद ध्यान रखना, आधुनिक पंजाब के गुरदासपुर जिले के कलानौर में अकबर का हो जाता है राज्याभिषेक। क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? कहाँ होता है? ध्यान रखना, ये इसलिए ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि सारे राजाओं की राज्याभिषेक होता है राजधानी में, लेकिन ये राजधानी से कोसों दूर आधुनिक पंजाब के गुरदासपुर जिले के कलानौर में इसका राज्याभिषेक हो जाता है। अब समस्या ये थी कि आज का युग नहीं है बाबू कि हवाई जहाज हेलीकॉप्टर से उड़ान भरा और सीधे 1 घंटा के अंदर अंदर लॉन्च होकर के आ गया। कहाँ को? आगरा को। बहुत तेजी के साथ आएगा, घुड़सवार विंग के साथ आएगा। और राजतंत्र में राजा का जो पद है वो हमेशा षड्यंत्र का केंद्र बिंदु बना रहता है। यही कारण है कि राजा प्रत्येक दिन छत की मुड़ेर पर आकर के आम जनता को झरोखा दर्शन देता। झरोखा दर्शन बुझा रहा है ना? ऐसे ऐसे हथवा हिलाना रे, हाँ, कि हम ठीक है तू अपन देख लो। बात समझ में आ रहा है? तो अब है कि हुमायूं के जगह में कौन देगा झरोखा दर्शन? अगर झरोखा दर्शन नहीं देगा, चूंकि अपने हद बोका उस जमाने का आदमी भी होता था, राजा के दर्शन करने के लिए अपार भीड़ उमड़ता था। बात समझ में आ रहा है? और ये प्रत्येक दिन का घटना था। तो उस कंडीशन में क्या किया गया, हुमायूं का एक हमशक्ल खोजा गया और हुमायूं के उस हमशक्ल का नाम है मुल्ला बेकसी। क्या नाम बोल रहे हैं? जोर से बोलो, फिर से बोलो। हाँ, ये वो मुल्ला बेकसी है, ये वो मुल्ला बेकसी है जो हुमायूं का हमशक्ल है। हुमायूं का पूरा ड्रेस पहना दिया जाता, खानदानी तलवार कमर में लटका दी जाती और प्रत्येक दिन छत पर चढ़ करके वो झरोखा दर्शन देता रहा। और धन्य बोका जनता थी जो मुल्ला बेकसी को हुमायूं मानता रहा। किसी को कहीं भी किसी भी तरह का कोई आशंका नहीं हुआ कि वो हुमायूं नहीं बल्कि मुल्ला बेकसी है। डन है यहाँ तक? हाँ या ना? और अंततः वापस आ जाता है बैरम खां अकबर को लेकर के और औपचारिक रूप से इस बात की सूचना साम्राज्य को दे दी जाती है कि हुमायूं मर चुका है और हुमायूं के जगह पर उसका बेटा अकबर को का राज्याभिषेक हो चुका है। ये बात यारा जंगल में आग की तरह फैली। अब उन लोगों को, जिन लोगों को लगता था कि दिल्ली की तख्त साम्राज्य और सत्ता, भारत की राज सत्ता हमारी होनी चाहिए, उन लोगों को लगा कि यही समय है, सही समय है, अभी नहीं तो कभी नहीं। कि अभी, अब सोच लो ना, 14 साल का बंदा है, क्या खाक प्रशासन के काम को कर पाएगा? अच्छा, और अभी दुश्मन के लिए सबसे बेहतरीन अवसर है, अभी बेहतरीन अवसर है। और जैसे ही इस बात की सूचना मिलती है, जैसे ही इस बात की सूचना मिलती है कि हुमायूं क्या हो चुका है, मर चुका है, इस घटना ने उन तमाम प्रतिद्वंदियों को जगा दिया जो कल तक शांत और स्थिर बैठे थे। और उसमें से एक कैरेक्टर है कौन? हेमू। हेमू कौन था यारा? हेमू रेवड़ी के बाजार का एक बनिया था जो नमक बेचने का काम किया करता था, लेकिन नमक बेचने का अंदाज उसका एकदम अलहदा था, अलग था। और वहीं पर मतलब एक नमक बेचने वाले बनिया के ऊपर निगाह पड़ती है और वही व्यक्ति आगे चल करके आदिल शाह का प्रधानमंत्री और सेनापति के रूप में आता है। आदिल शाह ये वो कैरेक्टर, हेमू वो कैरेक्टर है जिसने अपने करियर की शुरुआत शेर शाह सूर के यहाँ से किया था। किसने? हेमू ने। हम अभी बात किसकी कर रहे हैं? हेमू। अब सीन क्या है, वातावरण को समझोगे, इतिहास एकदम पानी की तरह छलछला के चलेगा। हम अपने मैथ ऑनर्स हैं, इसका ड्राफ्टिंग खाली ढंग का रखना चाहिए। कभी इतिहास में डेट रटो नहीं, डेट पर घटना को सेट कर दो। डेट रटना ही नहीं पड़ेगा। बदलाव मॉडर्न इंडिया तुम लोग जो पढ़ा होगा 1905 से 1947 तक 1 साल भूले कोई गुंजाइश है?
सवाल ही नहीं, एक एक साल का इतिहास बोल दोगे, खाली उपस्थित रहना। तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि हुमायूं मर चुका है, हाँ या ना? राज्याभिषेक हो चुका है किसका? अकबर का। अकबर का उम्र के साल 14 साल। क्या खाक शासन के काम को कर पाएगा? तो हेमू को लगा कि यही समय है, ठोक दो। किसको? अकबर को। अभी साम्राज्य भी मजबूत नहीं है, सत्ता पर पाइट भी उतनी पकड़ नहीं है, सैन्य बल की दृष्टिकोण से भी उतना संपन्न नहीं है। अभी हेमू को लग रहा है कि अभी हम इत्मीनान से धर के ढूंढ सकते हैं। किसको? अकबर को। फरियाया ये कौन सोच रहा है? हेमू। कौन सोच रहा है? ये हेमू कौन था? तो रेवड़ी के बाजार का बनिया था। करियर की शुरुआत किसके यहाँ से किया? शेर शाह सूर। किसके यहाँ से? किसके यहाँ से? और ये आगे चल करके किसका प्रधानमंत्री बना? आदिल शाही राज्य का। किसके राज्य का? किसके राज्य का? किसके राज्य का? किसके राज्य का? हाँ या ना? ध्यान रखना। अब हेमू पूरे लावा लश्कर के साथ मूव करता है। उन दिनों दिल्ली का प्रभारी था टार्डी बेग खान। कौन था? टार्डी बेग खान। क्या नाम बोले? जैसे समझना, आज हिंदुस्तान 28 राज्यों का समूह है, हर राज्य में मुख्यमंत्री है। ठीक उसी तरह से राजा बांटता था साम्राज्य को सूबा में। सूबा फारसी शब्द है जिसका मतलब होता है राज्य, और सूबे के प्रमुख को कहा जाता है सूबेदार। डन है। तो दिल्ली सूबे का प्रमुख था कौन? टार्डी बेग खान। क्या नाम बोल रहे हैं? 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 टार्डी बेग खान। और ये टार्डी बेग खान को हेमू ने हराया। और ये टार्डी बेग खान अजीबोगरीब कैरेक्टर का निकला यारा। ये तमाम अकबर के सेनापतियों को, अकबर के उच्च अधिकारियों को शुरू से अंत तक एक ही चीज समझा रहा है कि जो जंग में हार सुनिश्चित हो वो जंग लड़ना बेवकूफी है। हेमू एक अपराजित शक्ति है यारा। 22 या 23 जंग वो अपनी जिंदगी में लड़ चुका था, और एक जंग में भी वो जंग हारा नहीं था। मतलब हेमू अपने आप में जीत का पर्याय था। वो अपने टाइम पीरियड का नरेंद्र मोदी था। पर्याय तो एकदम साफ है कि गैर बराबरी के इस जंग में मुगलों का हार होना तय है। राजा 14 साल का, चलना है बैरम खां के भरोसे। सेनापति वगैरह राज्यों के प्रभारी सब कह रहे हैं कि यारा मत लड़ो, जहां हार सुनिश्चित है उस जंग को लड़के हम लोग करेंगे क्या? बात समझ में आ रहा है? और करीब करीब तमाम सेनापति इसी मूड में आ गए कि लड़ना नहीं है। हर किसी ने सलाह देना आरंभ किया कि चलो यहाँ से भाग चलते हैं, एक सुरक्षित आशियाने में जाते हैं, जहाँ जाएंगे छोटा ही सही लेकिन सुरक्षित तो रहेगा, हम अपना साम्राज्य का गठन करेंगे। डन है यहाँ तक? ये एकदम तहे दिल से सोचा जा रहा है, पूरे मनोयोग से सोचा जा रहा है। तमाम सेनापतियों में, मुगलों के जो तमाम राज्यों के प्रभारी उच्च अधिकारी थे, सब में सहमति बन गई। और ये बात पहुंचती है किसके पास? बैरम खां के पास। बैरम खां ने अकबर को कहा कि लोग कह रहे हैं कि भारत से पलायन कर चलो, एक सुरक्षित आशियाने की ओर निकल चलो, कबीलाई तंत्र ही सही, छोटा सा साम्राज्य कहीं दूर स्थापित कर लेंगे। तो बैरम खां ने अकबर से जब पूछा, देखो पिता के उम्र का है बैरम खां, लेकिन यारा बहुत वफादार और दिलेर आदमी है, कहानी की कड़ी में हम आगे समझाएंगे। तो अकबर से पूछा गया कि इन परिस्थितियों में आप क्या कहते हो? तो अकबर ने कहा कि आप पिता के उम्र के हो, आप मेरे पिता के कालखंड से काम करते आए हो, आपको जो उचित लगे वो आप करो। बैरम खां यही सुनना भी चाहता था। बैरम खां जुमे का दिन था, टार्डी बेग खान को बुलाया और बुलाने के बाद उसका विकेट ले लिया, काट दिया धर के। और तमाम सेनापति और उच्च अधिकारियों को कहा कि यार ये कौन सा राजधर्म है कि राजा जब शासक के रूप में रहेगा तो बड़े बड़े पदों पर तुम सत्ता के सुख का उपभोग करोगे, और जब राजा के ऊपर विपदा आएगी तो भाग के कायरों की तरह कहीं और जाने की बात करोगे। तुम बतलाओ ना, ये क्या राजधर्म है या कौन सा ऐसा आशियाना है जहां हम लोगों की तरह का कायर व्यक्ति मिलेगा, जहां इसके जाने के मात्र से ही साम्राज्य और सत्ता छोड़ करके सुरक्षित आशियाने की ओर मूव कर जाएगा? ऐसा कोई जगह मिलेगा नहीं। हार हो या जीत हो, बिना जंग लड़े हम लोग कभी
हार मानने को तैयार नहीं है। तो तमाम सेनापतियों और उच्च अधिकारियों को भी लगने लगा कि अगर नहीं लड़ते हैं तो ये काटता है, एकरा से बेहतर है कि एक बार जंग लड़ लिया जाए। और एक बार फिर से यारा पानीपत के मैदान में 1556 में विषाद बीचता है। कब बीचता है? तो पानीपत में ये दूसरी बार है। 26 में पहली बार था, 26 में डन है। और पानीपत, यही पानीपत का मैदान हम बोले ना, महाभारत भी इसी जंग में मैदान में लड़ा गया था। और जब जब इस मैदान में कोई जंग हुआ यार, इतिहास ने अपनी धार पलटी है। 1556 का कालखंड है, पानीपत का मैदान है। अकबर नाम मात्र का शासन सत्ता के काम को संचालित कर रहा है। संपूर्ण शासन और निर्णय लेने का काम एकदम इत्मीनान से बैरम खां किए जा रहा है। युद्ध का संचालन भी मुगलों की ओर से बैरम खां कर रहा है। डन है यहाँ तक? हाँ या ना? और इधर हेमू युद्ध का संचालन कर रहा है। कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? हेमू। कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? और उसी हेमू के अग्रिम पंक्ति जो था, हेमू युद्ध का संचालन हाथी के होदे पर बैठ करके युद्ध का संचालन कर रहा है। और जो मुगलों की सेना है उसमें अली कुली खान नाम का एक व्यक्ति उसके ऊपर आक्रमण करता है। लेकिन युद्ध का पलड़ा शुरू से अंत तक हेमू के पक्ष में जाता रहा। जंग जीत चुका है करीब करीब, लेकिन बैरम खां की वफादारी देखना। 5000 विश्वस्त सैनिकों की टीम को लेकर 5000 विश्वस्त सैनिकों की टीम को लेकर के अकबर को पानीपत के मैदान से कुछ किलोमीटर की दूरी पर सुरक्षित रखा है। उन लोगों को सख्त हिदायत है कि अगर जंग हार जाते हैं तो इसको कहीं सुरक्षित आशियाने की तलाश करते हुए जंग के मैदान से पलायन कर जाना, भारत से भाग जाना। और जंग जीत जाता है तो कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। शुरू से अंत तक जंग का पलड़ा शुरू से अंत तक भारी है, जा रहा है किसके पक्ष में? तो हेमू के पक्ष में। जंग करीब करीब जीत चुका है। और इसी समय भगवान जाने किस तीरंदाज के हाथ से एक तीर चलता है और वो तीर सनसनाता हुआ जाता है और हेमू के आंख में धंसता है। हेमू यारा दर्द से बिलख उठता है। और उसके महावत ने उस वक्त एक गलत निर्णय दिया, सलाह दिया, कहा कि हाथी के होदे से उतर करके आप घोड़े पर बैठो और जंग के मैदान से पलायन कर जाओ। यारा जैसे वो पलायन किया, सेना नेतृत्वहीन हो गई। और बैरम खां भी एकदम मंझा हुआ प्लेयर था, उसने हेमू की हार की घोषणा कर दी और पूरे हारी हुई बाजी को इसने सीधा पलट डाला। और इस प्रकार बैरम खां इस जंग को जीत जाता है। ये ताकत की जीत नहीं थी, एक दैवीय संयोग के रूप में देख सकते हो। यही कारण है कि आरपी त्रिपाठी ने कहा है कि हेमू का पराजय महज एक संयोग है, हेमू की हार महज एक संयोग है। और कह सकते हो अकबर का जंग को जीतना ये दैवीय संयोग है। ये स्टेटमेंट है किसका? आरपी त्रिपाठी का पानीपत द्वितीय के जंग के प्रति। डन है? घायल अवस्था में बिलक रहा है, तभी बैरम खां निर्णय देता है शाह कुली मेहराम को। क्या नाम बोले हम? क्या नाम बोले? ध्यान रखना, शाह कुली मेहराम को। शाह कुली मेहराम को कहता है, शाह कुली मेहराम को कहता है कि तुम जाओ और जा करके बैरम खां को पकड़ो। किसको पकड़ो? किसको पकड़ो? जानते हो बैरम खां को घायला अवस्था में पकड़ करके लाया जाता है। इसको हेमू को शाह कुली मेहराम को भेजता है कौन? बैरम खां। शाह कुली मेहराम को भेजता है कौन? बैरम खां। किसको पकड़ने के लिए?